कैमरा ऑन कर लीजिए। हामिद और सुरभि, स्वाति। कहाँ थे सुरभि आप? यहीं थे घर पे। क्लास क्यों नहीं कर रहे थे? कब से करेंगे जब रेगुलर। अचानक से अब ज्ञान से की प्राप्ति करेंगे हो गया। मैम रेगुलर, तबीयत ठीक नहीं थी। यस मैम, हामिद जी बहुत ज्ञान दिए हैं, क्लास कीजिए आप। अच्छा अच्छा, तो ये राज था। रुक के स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और उस फंडामेंटल राइट्स में हम लोगों ने मैम आर्टिकल रिलीजन कर लिया था। 20 और 21 है, फिर से एक बार बता दीजिए। एक मिनट, अभी तो ये लोग ज्वाइन ही कर रहे हैं। रवि, कुणाल। मैम हम रीज्वाइन किए मैम, नेटवर्क इशू। चलिए, ये रहा स्क्रीन। अब तो कोई नहीं आने वाला है। रवि भी आ गया, कुणाल भी आ गया। गुड आफ्टरनून मैम। अब हम लोग करते हैं। गुड आफ्टरनून। हाँ, तो क्या बोल रहे थे हमें? आर्टिकल 20 और 21 ए मैम। आर्टिकल 20 और 21 में क्या प्रॉब्लम है? ए 21 ए मैम। आर्टिकल 21 ये क्या था? राइट टू एजुकेशन। तो बहुत सिंपल था। राइट टू एजुकेशन में क्या बताया गया था कि ए चूंकि अमेंडमेंट है इसीलिए ए है, ठीक है। 21 ए में चूंकि अमेंडमेंट हुआ था ये 2000 कब 2002 पार्ट 4 2 में अमेंडमेंट हुआ था ना 2002 में अमेंडमेंट हुआ था। आप लोग मिक्स कर देते हैं सारे कॉन्सेप्ट को। मैम ठीक वही है, तो बोल रही थी 2002 में फंडामेंटल राइट्स में हुआ था अमेंडमेंट। इससे पहले कहाँ था? तो फिर ये राइट टू एजुकेशन तो था, लेकिन कहाँ था? तो ये अमेंडमेंट से पहले था आपका पार्ट 4, ठीक है, ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में था। उसमें क्या था कि 0 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन को हमको एजुकेशन देना है। लेकिन चूंकि वो डीपीएसपी में था तो उसका इम्पोर्टेंस थोड़ा घट जा रहा था, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एजुकेशन का हम हक दे रहे हैं, मतलब एक तरीके से अपनी कंट्री को हम ग्रो कर रहे हैं। लोग जितना एजुकेटेड होंगे उतना ज्यादा अपना कंट्री फ्लरिश करेगा, है ना। इसके इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए राइट टू एजुकेशन को शिफ्ट कर दिया गया फंडामेंटल राइट में, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता है स्टेट के ऊपर कि आप फॉलो करिए ही करिए। सिंपल ये गाइडलाइन है कि आप अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे तो इस गाइडलाइन को मद्देनजर रख के बनाएंगे, ठीक है, लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन फंडामेंटल राइट क्या है, वहां अगर वायलेशन होगा तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा मतलब ऑब्वियसली पनिशमेंट के डर से जो बच्चे नहीं भी पढ़ने वाले हैं वो भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना। तो सेम वे यहाँ भी है कि फंडामेंटल राइट्स में वायलेशन अगर होगा तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है, कोई भी कंप्लेन कर सकता है। तो वही चीज को प्रिवेंट करने के लिए इसको अमेंड कर दिया गया 21 ए में, राइट टू एजुकेशन कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को हमको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। यस यही था 21 ए। और बताइए। 20 मैम। 20 तो था आपका ऑफेंस के लिए था ना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। मैम कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। उसमें आपको 3 फैसिलिटी दिया गया था कि अगर मान लीजिए कोई अगर गलत काम करता है, या पहले 3 था इसमें ना फैसिलिटी। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब क्या है, पहले मान लीजिए आज हुआ है ना, मान लीजिए कोई लॉ बनता है
मैंने एग्जांपल दिया था करप्शन एक्ट का 1988 में पास अगर हुआ है, 1988 के बाद कोई करप्शन करेगा तो वो पनिशेबल होगा। उससे पहले अगर कोई हुआ है, कोई एक्ट पास हुआ है तो कोई पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। और दूसरा मैम क्या था, 1988 में 8 से वो पहले एग्जाम्पल मैंने बताया। जैसे एक एक्ट पास हुआ था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, वो Yes, ma'am. 1988 में हुआ था पास, ठीक है। यस तो मैम, जब 88 में पास हुआ उसमें क्या है प्रोविजन कि 3 से 7 साल का सजा होगा, ठीक है, पनिशमेंट मिलेगा ma'am. अगर आप करप्शन करते पाए गए कहीं भी तो, ठीक है। तो 87 से पहले अगर करप्शन किया तो कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा उसमें, नहीं, यस मैम, ठीक है। 88 से जब से पास हुआ है तब से आपको तब से अगर आप करप्शन करते हैं तब से आप पनिशेबल हैं। ये है पहला फैसिलिटी इसमें बेनिफिट। और दूसरा था क्या क्या कि एक आदमी को हम एक ही मतलब क्राइम के लिए हम बार बार उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। ये था इसमें आर्टिकल 20 में, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। यस, थैंक यू मैम। ठीक है। और इसमें और क्या है कि इवन ये वाले एक्ट को कोई सस्पेंड भी नहीं कर सकता है। कुछ कुछ एक्ट होता है जो इमरजेंसी के टाइम में सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन इसमें हम सस्पेंड कर ही नहीं सकते ये वाले एक्ट को, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम में भी नहीं, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से भी नहीं। और ये किस में लिखा हुआ है, अंडर आर्टिकल 359 में, ठीक है। 359 में ज्यादा मत जानिए, अब ज्यादा हौच पौच हो जाए, जितना मैं बताई उतना सफिशिएंट है, ठीक है। जरूरत से ज्यादा ज्ञान हानिकारक होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, वैसे अगर पर्सनली आप चाहें तो ये पता है IAS यूपीएससी ये सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने में अगर मन लगता है ये सारा कुछ, तो आप और ज्यादा इसके ऊपर सर्च कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी सिलेबस के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही कवर करिए अभी आप। मोर देन सफिशिएंट मैं आपको बता रही हूँ। सिलेबस के हिसाब से तो जो बुक आप देख रहे होंगे, पता नहीं बुक रीडिंग दिए कि नहीं आप लोग, बुक तो सबके पास आ गया होगा। यस मैम, दिया मैंने। हाँ, तो बुक रीडिंग दिए, बहुत शॉर्ट में है, समझने में कहीं कोई Yes, दिक्कत ma'am. परेशानी हो रही है? नो, लैंग्वेज थोड़ा बहुत सा छोटा हार्ड। दिया हुआ है। यस, बहुत छोटा दिया हुआ है, उसमें ज्यादा इलाबोरेट नहीं किया हुआ है, इसीलिए ज्यादा बेटर नहीं समझ में आएगा। उसके Yes. अंदर क्या क्या है वो सारा चीज मैं बता चुकी हूँ, अब पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। हालांकि 2 लाइन में समझाया मेरे हिसाब से तो सफिशिएंट नहीं है, जितना मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उतना डिटेल आप लिखेंगे, क्योंकि 20 मार्क्स आता है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्ट है ये आपके सिलेबस का। रिलीजन हो गया था कि रिलीजन करना था, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मैम आर्टिकल 22 हुआ था मैम, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। और आर्टिकल 23 होने वाला था मैम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। 23, 24 एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। तो यस एक्सप्लॉइटेशन में तो ये चीज बताया गया था आपको, जैसे राइट टू एक्सप्लॉइटेशन मेरे हिसाब से ये भी हम लोग किए थे, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 23 में ये जो मैं आपको बता रही थी कि ये वाला जो फर्स्ट वाला लाइन है वो आर्टिकल 23 में दिया हुआ है, ठीक Yes, है। ma'am. द राइट इम्प्लाइज द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, बिगर एंड अदर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, ठीक है। किसी भी तरीके से आप जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते हैं, वो आर्टिकल 23 में है। और सेकेंड वाला जो है वो 24 में है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज। यानी कोई भी चिल्ड्रन कहने का मतलब क्या है, जो बिलो एज 14 ईयर्स के है, ठीक है। कोई चाइल्ड को बिलो 14 ईयर्स का हो तो वो एम्प्लॉयड नहीं हो सकते काम पे, ठीक है। और अगर एम्प्लॉय हो भी रहे हैं तो ये आप इंश्योर करिए कोई डेंजरस जगह, ये हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट आप नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो किसी को पहले तो एम्प्लॉय करना ही नहीं है, कोई भी फैक्ट्री में, कोई भी माइन में, या फिर कोई भी हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में आप नहीं कर सकते चाइल्ड को एम्प्लॉयड, ठीक है। कौन से चाइल्ड, बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। तो ये था आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, ठीक है ना। यस मैम। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 4, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब ये रिलीजन क्या बोलता है, तो अगर आप देखिएगा कि हमारे आसपास जितना भी कंट्री है, हमारे पड़ोसी देश, कोई ना कोई स्टेट रिलीजन जरूर होगा, ठीक है। कोई ना कोई स्टेट रिलीजन नहीं तो फिर कुछ स्पेशल प्रेफरेंस किसी पर्टिकुलर रिलीजन को दिया जाता है,
जैसे पाकिस्तान इस्लामिक है, अफगानिस्तान इस्लामिक है, इन सब में स्टेट रिलीजन इस्लाम का है। फिर आपका जो नेपाल है, इसमें प्रेफरेंस दिया जाता है हिंदू लोगों को, ठीक है। फिर आपका जो ये भूटान है, बुद्धिस्ट लोगों का जगह है। तो ये सब हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि कोई ना कोई स्टेट रिलीजन को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है ये सारे में, या नहीं तो कोई पर्टिकुलर स्टेट रिलीजन फॉलो किया जाता है। चाइना ही है जिसमें कोई स्टेट रिलीजन आप प्रैक्टिस नहीं, मतलब स्टेट रिलीजन में बोल रही हूँ, कोई भी रिलीजन आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। चाइना में कोई रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये वहां का नियम है। उसी तरह से इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया के प्रीएम्बल में भी जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि एक सेक्युलर कैरेक्टर का है ये हमारा देश, है ना। सेक्युलर कैरेक्टर कहने का मतलब, हामिद? यस मैम। मिक्स अप है। सेक्युलर कैरेक्टर कहने का मतलब मैम सब प्रीएम्बल वाला धर्म के लेसन लोग याद साथ करिए। हाँ, सारे धर्म के लोग सारा धर्म प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहे कर सकते जितने जो भी त्योहार हो, हिंदू का हो, मुस्लिम यस का मैम, हो, वो सेलिब्रेट कर बुद्धिस्ट का सकते हैं। हो, सब लोग कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो Yes, वही ma'am. यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें से देखिए यहाँ 25 to 28 लिखा हुआ है। तो 25 क्या बोलता है, लिख लीजिए। आर्टिकल 25 क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का स्पेलिंग होगा CONSCIENC, ठीक है। कंसाइंस का मतलब क्या होता है? किसी को कोई आइडिया? नो मैम। देखिए, कंसाइंस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप अपने मोरल के हिसाब से जो आपको लगता है जिस तरह से पूजा करना चाहिए, ठीक है, उस तरह से आप पूजा करिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग जैसे हिंदू में क्या होता है, गाय की पूजा की जाती है ना। तो ये क्या मतलब, कोई किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि आप इसका पूजा क्यों कर रहे हैं। जैसे हम लोग में हिंदू में मूर्ति पूजा होता है ना। फिर मुस्लिम में शायद मूर्ति पूजा वर्जित होता है। तो ये क्या कहने का मतलब है यहाँ पे कि अपने मोरल के अकॉर्डिंग आपको जिसको पूजना है, जैसे पूजना है। अब यही जैसे देखिए बुद्ध लोगों में कोई मूर्ति पूजा नहीं, कुछ नहीं है, बस वो भगवान को मानते ही नहीं है, वो मेडिटेशन पे बिलीव करते हैं, है ना। देखे ना, हर धर्म के लोग अपने अपने मॉरल के अकॉर्डिंग जैसा आपको लगता है जिस तरह से पूजा होना चाहिए वो पूजा आप करिए, वो होता है कंसाइंस का मतलब, ठीक है। यस मैम। तो हो गया फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। फिर एंड, इसी में 25 में ही है, एंड फ्री प्रोफेशन कॉमा प्रैक्टिस। फ्री प्रोफेशन कॉमा प्रैक्टिस, ये तो सिंपल है कि कोई भी धर्म के लोग कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, जैनिज हो, कोई भी धर्म के लोग हो, तो आप कोई भी मतलब कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि ये डॉक्टर सिर्फ मुस्लिम बन सकते हैं, हिंदू नहीं बन सकते, या हिंदू बन सकते हैं मुस्लिम नहीं बन सकते, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। और क्या है इसमें, एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, and propagation of religion, PROPAGATION। अब ये प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है? प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है? ये थोड़ा टफ वर्ड है। यहाँ पे कंसाइन समझने लायक था, एक दूसरा है प्रोपोगेशन। किसी को पता है तो बताइए। मैम प्रोपोगेशन से प्रोपोगंडा होता है क्या मैम? प्रोपोगेंडा को वही एक्सप्लेन करिए आप। प्रोपोगेंडा का मतलब क्या होता है कि आपका कोई स्ट्रैटेजी है, वो आप बनाते हैं, वही है प्रोपोगेंडा। आप क्या स्ट्रैटेजी है आपका, वो प्रोपोगेंडा बना के दीजिए, जो कंपनीज वगैरह मांगती है ना। यस। यहाँ पे प्रोपोगेशन का क्या मतलब होता है कि आपको ये हक है कि आप अपने रिलीजन के बारे में किसी को बताइए, ठीक है। मतलब बताने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे मतलब टीवी वगैरह पे कोई भी आता है ना सीरियल, कभी जय श्री कृष्णा या महाभारत, ये सब आप चाहें तो अपने रिलीजन के बारे में किसी को बताइए, प्रचार करिए, इसमें भी कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए और नहीं है, ठीक है। इस चीज का आपको फ्रीडम मिला है, ये आर्टिकल 25 में।
ठीक है, क्या है आर्टिकल 25? अपने भी अपने मॉरल के अकॉर्डिंग जिस तरह आपको पूजा करना है, जिसका पूजा करना है, दिन में, रात में, दोपहर में, सोते वक्त, ये आपके ऊपर है। जिसका पूजा करना है, पत्थर का पूजा करिए, आप गाय का पूजा करिए, मूर्ति का पूजा कीजिए, मूर्ति का पूजा नहीं करिए, ठीक है, भगवान पे विश्वास नहीं रखिए, जो आपका है जैसे है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये चाइना में क्या है, अगर आप कहीं पूजा करते हुए पाए गए या मतलब कोई भी धर्म को आप प्रैक्टिस करते पाए गए तो अगेन पनिशमेंट, ठीक है। तो मैम वैसा लेकिन इस कंट्री चाइना में नहीं है। मैम लेकिन चाइना में बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है। नहीं नहीं, कोई धर्म प्रैक्टिस वहाँ नहीं कर संघाई में सकते। वहाँ दोबारा रीचेक बुद्धिज्म कर की लीजिए। मंदिर बनी हुई है ना मैम। कहाँ? संघाई में भगवान बुद्ध की मंदिर बनी हुई है, वहाँ पर मंदिर बना हुआ मैम। मंदिर फेमस है। बना है इसका तो नहीं तो ठीक है, मतलब मंदिर बना, टूरिस्ट लेकिन आप प्लेस है। प्रैक्टिस सेक्युलर नहीं है। होगा टूरिस्ट प्लेस, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते कोई भी धर्म वहां पे, ठीक है। आप भी रीचेक कर लीजिएगा। मुझे तो यही पता है कि चाइना में कोई धर्म नहीं है, मैं भी चेक कर लूंगी। अगर कुछ नया चेंजेस वगैरह आया होगा या कुछ अलग होगा तो देख लिया जाएगा, ठीक है। मेरा जहां तक अब तक का इंफॉर्मेशन है तो चाइना में अभी कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। कहने का मतलब क्या, स्टेट रिलीजन मैम नहीं है, रिलीजन नहीं कोई भी मैम प्रैक्टिस बोल नहीं रही कर हूँ, बस सकते। हाँ बस वहाँ थोड़ा सा मतलब कोई कोई बुद्धिज्म को शायद फॉलो करते हैं, मतलब कि वो वहाँ संगाई में मंदिर ठीक है, वगैरह बना हुआ है। देख लिया जाएगा, ठीक है। ओके मैम। लेकिन मैं स्टेट रिलीजन की बात कर रही हूँ या कोई प्रेफरेंस की बात कर रही हूँ, कोई भी रिलीजन को प्रेफरेंस वगैरह नहीं मिलता वहाँ पे, ठीक है। या प्रैक्टिस भी इवन करने का जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है नहीं है। देख लूंगी वैसे मैं, अगर आप बोल रहे हैं तो एक बार चेक कर लूंगी, ओके मैम। ठीक है। खैर अपने कंट्री में क्या है वो जान गए। अपने कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है, सेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। चाइना से वैसे भी हम लोग का भी मतलब नहीं है फंडामेंटल राइट्स में। बस अपना अगर फोकस करना है तो हम लोग कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, किसी को भी अपने धर्म के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, अपने धर्म की जानकारी दे सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट आर्टिकल 26। अब वो 26 में लिखिए, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ये तो सिंपल है। अपने रिलीजियस अफेयर मतलब जो भी आप जहां भी प्रैक्टिस करना है, जैसे भी आपको व्रत त्योहार कुछ भी करना है कर सकते हैं। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ये सिंपल है। आगे बढ़िए, अगर हो गया हो तो बताइए। यस मैम। ठीक है, अब आर्टिकल 27 देखिए। 27 बोलता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट of taxes for promotion of any particular religion, freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion। हो गया? यस मैम। अब मतलब समझिए, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हम लोग टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट के ऊपर ये मतलब ऐसा मतलब कोई हक नहीं बनता है गवर्नमेंट को कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को वो उभारे या बढ़ाए। जैसे अगर मैं मोदी की बात करूं, अगर मोदी जी अगर चाहें जो टैक्स का पैसा है तो सिर्फ हिंदू पे लगाएं, उनका कोई हक नहीं। आप सारे रिलीजन पे आपको बराबर देना है, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को अपलिफ्टमेंट करने के लिए आप नहीं कर सकते वैसे खर्च, ठीक है। ये है इसका मतलब कि टैक्स का जो भी पेमेंट मिलता है आपको उस पेमेंट से आप कोई पर्टिकुलर रिलीजन का ग्रोथ नहीं कर सकते, डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। यस मैम। अब बच्चा कौन सा 28 क्या बोल रहा है वो लिखिए। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस at religious instruction or religious worship in certain educational institution. Freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institution। हो गया? यस इसका मतलब in certain educational institution,
एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ओके मैम। इसका मतलब freedom of कोई भी No idea? ढंग का पढ़ाई कर सकते हैं मैम। नहीं, देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर कोई चल रहा है तो कोई पर्टिकुलर धर्म का प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपको ये हक है कि आप चाहें तो एज एन स्टूडेंट आप चाहें तो फॉलो करिए, नहीं चाहें तो मत फॉलो करिए। आप स्टूडेंट क्या चाह रहे हैं, आप स्टूडेंट के पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं, ये चाहने वाला हक है। जैसे क्रिश्चियन स्कूल में क्रिश्चियन की का वर्शिप करवाया जाता है, चर्च वगैरह जा सकते हैं, ये सब है ना प्रोविजन। ये लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे, आईसीएसई में पढ़े होंगे, तो वहाँ पे तो क्रिश्चियनिटी फॉलो होता है, ठीक है। तो हम लोगों का क्या था, चर्च वगैरह कॉलेज में स्कूल में ही था, ठीक है। तो कोई कंपल्सन थोड़ी था कि हाँ आप डेली चर्च जाइए ही जाइए, ठीक है, आपकी मर्जी है तो जाइए, आप कहीं भी जुड़ सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कुछ अगर दिया जा रहा है तो आपके पास ये है, आपकी मर्जी है कि आप चाहें तो अटेंड होइए, नहीं चाहते हैं तो मत अटेंड होइए। और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, चाहे तो आप पूजा करिए, चाहे आप अटेंड होइए, कोई रिलीजियस कुछ भी हो रहा है तो, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, जैसा स्टूडेंट चाहेंगे वैसा होगा, जैसा स्टूडेंट के पेरेंट्स चाहेंगे, अगर उनकी मर्जी है तो फॉलो होगा। ये है मतलब वहाँ पे आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो कंपल्सन नहीं डाल सकता कि तुम कैसे नहीं चर्च जा रहे हो, तुम कैसे वर्शिप नहीं कर रहे हो, तुम कैसे जीसस क्राइस्ट को नहीं मान रहे हो, ठीक है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। फाइन, ये बोलता है आपका आर्टिकल 28। ये सभी इंपॉर्टेंट था। बाकी अब बच रहा है 2 आर्टिकल। 2 का आर्टिकल बहुत ही सिंपल है, एक कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है। यहाँ तक समझ गया ना? यहाँ तक समझ गया ना? यस मैम। ये क्योंकि इंश्योर करिए कि टॉपिक खत्म होने के बाद आप लोग को एक्सप्लेन करना है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बचा 2, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अच्छा ये हो गया। अब नेक्स्ट है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये आर्टिकल 29 to 30 दिया हुआ है। 29 to 30 मतलब क्या? 29 30 बस। तो ये क्या 29 क्या बोल रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। 29 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, लिख लीजिए, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, तो नाम ही बता रहे कि माइनॉरिटीज को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। और 30 क्या बोलता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश and administer educational institution. Right of minorities to establish and administer educational institution. ठीक है, ये भी सिंपल है। एक पहला 29 भी सिंपल था कि माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे ये आर्टिकल पास किया गया है 29। और 30 क्या बोल रहा है कि माइनॉरिटी को ये हक है, माइनॉरिटी कॉलेज वगैरह का हर जगह देखते होंगे आप, है ना, तो ये हक दिया गया है उनको कि वो अपना इंस्टीट्यूट वगैरह एस्टेब्लिश कर सके, एडमिनिस्टर कर सके। तो ये सब बेसिकली क्या है, ताकि वो अपने हेरिटेज और कल्चर को मतलब फैसिलिटेट कर पाए, प्रिजर्व कर पाए, ठीक है। तो ये हक दिया गया है, ठीक है। यस मैम। ये है 30 आपका फिर से बता दीजिए मैम। हाँ, 30 फिर से मैम रिपीट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने का हक है माइनॉरिटीज के पास। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। यस मैम। अब लास्ट जो आपका है 6, ये तो कई बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, 32 to 35 है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ इसका ये है, क्या है बताइए? ये 32 तो हम लोग शुरू करते वक्त ही किए थे, अभी भी कई बार डिस्कशन किए। यस मैम। क्या बताइए? कोई भी वायलेंस 32 में मैम, कोई भी वायलेंस अगर आप हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है मैम। ये हाँ, हमारे तो ये लास्ट फंडामेंटल में जो हक दिया गया है आपका राइट टू कंस्टिट्यूट, देखिए ना, रेमेडीज,
रेमेडीज मतलब क्या हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपके पास है कि ये सारा हक आपको दे तो दिए, लेकिन अब ये हक पता ही है जब तक फॉलो नहीं, मतलब तब तक फॉलो नहीं होता है जब तक अगर आप वायलेट करेंगे तो कोई पनिशमेंट हो। लाइक आपको क्लास करना है, ठीक है, क्लास करना है बोल दिए, तो ये अगर आपकी मर्जी हो जाए तो आज हम करेंगे, कल को थोड़ा सा भी लेजीनेस फील होगा हम क्लास नहीं करेंगे। यही अगर ऊपर से कोई पनिशमेंट ठोक दिया जाए कि अगर आप क्लास नहीं करेंगे, लिया जाएगा यानी तो एक्सटर्नल, ठीक है, तो ये डर हो जाएगा ना मन में कि अच्छा नहीं है, अगर हम नहीं करेंगे क्लास तो इतना मार्क्स मेरा माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये सब एक डर रहता है। तो सेम वही डर को पैदा करने के लिए फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट ना करे, अच्छे से फॉलो हो पाए, इसके लिए आर्टिकल 32 पास कर दिया गया था कि कोई भी प्रॉब्लम हो, इशू हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, राइट इशू करके एग्रीड पार्टी को मिल जाएगा। बस इतना आपको जानना है आर्टिकल 6 में। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज रेमेडीज इफ सिटीजन फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, the government cannot infringe upon or carve anyone's right। किसी के हक को infringe और carve करने का मतलब क्या होता है, काट नहीं सकते, किसी के हक को आप मार नहीं सकते। when these rights are violated, the aggrieved party can approach the court। जब ये सारा right अगर मतलब वायलेट होता है, मतलब क्या कोई नहीं फॉलो करता है, तो एग्रीव्ड पार्टी जो है, मतलब जिसके ऊपर ये प्रॉब्लम आया, जिसका हक छीना गया है, एग्रीव्ड पार्टी का मतलब क्या हुआ, जिसका हक छीना गया है, ठीक है, जो शोषित है उसको हम एग्रीव्ड पार्टी कहते हैं, वो कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। और सिटीजन कैन इवन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट विच कैन इशू रिट फॉर इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट, ठीक है, तो ये सारा फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करवाएगी। ये था आप लोगों का फंडामेंटल राइट का कंप्लीट चैप्टर मतलब क्या, टॉपिक। उसके बाद डीपीएसपी है, ठीक है, तो थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए स्वाति, अब तक क्या क्या समझे फंडामेंटल राइट सुरभि के लिए, क्या है फंडामेंटल राइट। देखो एक चीज और आपको शायद मैं ये बताई कि ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है फंडामेंटल राइट, के यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, ये भी जान लीजिए क्योंकि मैं यही अमेरिकन, यस मैम, अमेरिका से ले गया, नहीं अमेरिका से एक तो आपको वो इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, ये वाला वो लिया गया था ना, कर देती हूँ, हाँ यही ऐड कर देती हूँ, टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए। जो भी इंफॉर्मेशन होगा पीडीएफ भेज दूंगी, एडिटेबल पीडीएफ है, आप उसमें ऐड कर सकते हैं कुछ, और कुछ एक्स्ट्रा अगर मैं बताई हूँ सारा कुछ इसमें ऐड कर दीजिए, तो एक ही जगह हो जाएगा, नहीं तो कॉपी में तो सारा की पॉइंट, ठीक है। चलिए अब एक्सप्लेन कर दीजिए, बताइए पार्टी। सुरभि के हिसाब से, आप सुरभि को अच्छे से जानते हैं, सुरभि समझ लेना, फंडामेंटल राइट कॉपी के साथ रहिएगा सुरभि, ठीक है, और जो स्वाति बोल रही है ये भरोसा है कि वो सही बोलेगी, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी की पॉइंट लग रहा है। चलिए, फंडामेंटल राइट जो कि यूएसए से लिया गया है, इसमें 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स आते हैं, आर्टिकल आते हैं, जो कि थर्ड पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है, जिसमें जिसे ये की पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है सुरभि, की ये पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, और आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक दिया हुआ है फंडामेंटल राइट्स, और ये लिया गया है यूएसए से, ठीक है। अब आगे बढ़िए। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है, जिसे हम लोग मतलब कि बेसिक राइट, जिसे हम नॉर्मल शब्द में बेसिक राइट कहते हैं, और जिसमें से बेसिक राइट में कोई चेंजेस नहीं आता है, उसमें हम लोग कोई भी फीचर्स चेंज नहीं कर सकते हैं। बेसिक फीचर्स में कोई चेंजेस नहीं आता है, मैंने फीचर में दो बताया कि एक सर्कमस्टांसेस फीचर होता है और एक बेसिक फीचर है, तो आप जब अमेंडमेंट करेंगे तो ये ध्यान रखिए। मेरे में बहुत नेटवर्क इशू हो रही है मैम, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा,
नहीं, रिकॉर्डिंग सुन मैम लीजिएगा। मैम रिकॉर्डिंग से याद है मैम, आप पिछला रिकॉर्डिंग नहीं डाली है यूट्यूब पे, वो मैम डाल दीजिएगा, मैं फिर से वापस उससे भी पिछला पढ़ती हूँ। रिकॉर्डिंग यस मैम। सारा मैम आपने रिकॉर्डिंग दिया हुआ है। मैम वो रिकॉर्डिंग मुझे नहीं मिला, एक ही मिला जो आपने फर्स्ट क्लास जो किया था ना अभी लिंक मैं शेयर कर दूंगी, लिंक में शेयर, डेली का डेली सारा क्लास रिकॉर्ड होता है। ठीक वो है, मैम मैं लिंक अगर ढूंढी आपको नहीं इससे मिला पहले है, वाला। हाँ नहीं मिला है तो मैं लिंक भेज दूंगी आपको, नहीं मिला तो यस भेज मैम। दूंगी, लेकिन रिकॉर्ड सारा हुआ है और सारा यूट्यूब पे है, क्योंकि लिंक मेरे पास है, तो आपको नहीं मिल पाया है तो मैं भेज दूंगी लिंक, यस मैम, मुझे एक ही ग्रुप में लिंक ही भेज मिला था। दूंगी, ग्रुप में ओके भेज मैम। दूंगी। लास्ट क्लास का नहीं मिला ना, यस मैम। बाकी सब मिल गया है। हाँ बाकी एक क्लास का मैम, इससे पहले अभी तो आपका 2 ही क्लास हुआ ना, ये 3rd क्लास है मैम, हाँ तो एक कल फर्स्ट वाला वाले का चाहिए ना, मिल लास्ट गया। क्लास का चाहिए। ठीक है, यस भेज दूंगी, ग्रुप में ही ओके भेज मैम। दूंगी। ठीक। फिर अब फिर हम लोग आर्टिकल 12 में पढ़ते हैं, इस कोई भी जैसे कि पंचायत या लोकल अथॉरिटी, कोई भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट या स्टेट का कोई भी लॉ पास होता है, इसी के कोई भी लॉ पास होता है वो इसी के अंदर आता है, आर्टिकल 12 के अंदर आता है। सुरभि क्या आर यू आर्टिकल देयर? 12 में? कोई भी लोकल अथॉरिटी या कोई भी लॉ, जैसे पंचायत स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी लॉ पास होता है वो इसी लॉ के स्वाति अंदर आता है। लास्ट क्लास मैम में भी, लास्ट स्टेट का क्लास में भी आप डेफिनेशन यही दिया बोले हुआ था थे। मैम, हाँ हाँ, लास्ट स्टेट क्लास का में भी आप यही डेफिनेशन दिया बोले हुआ। थे, चेक की थी लेकिन आप चेक नहीं हुए। स्टेट का डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दिया हुआ है, और स्टेट को मैंने बताया था कि स्टेट में सब आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल पंचायत, सब। यही वही तो मैम, स्टेट ऑल द लोकल एंड अदर अथॉरिटी विल कम अंडर दिस लॉ। सुनिए, हाँ पहले आपको ये समझना है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज गिवन इन दिस आर्टिकल, definition of state is given in this article number 12। ठीक है, और ये स्टेट को क्या डिफाइन किया है वो उसमें फिर आ जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल पंचायत वगैरह, जो भी आप बोल रहे हैं वो सारा जो जो अभी आप बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप शुरुआत करेंगे क्या है आर्टिकल 12 में, डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज गिवन इन दिस आर्टिकल। ठीक है, ओके मैम। पिछली बार भी यही बोले थे आप, यस मैम। चेक कर लीजिए, अब आगे बढ़िए। इन आर्टिकल 12 to 35 डील विद ये जो कि फंडामेंटल राइट से डील करता है, अपॉन द सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन दैट टेल द राइट आर इनवॉलेंस राइट ऑफ लाइफ। इसमें 6 राइट्स होता है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट फॉर ए फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेमेडीज, जो कि हम आगे सारा पढ़ेंगे। फर्स्ट फंडामेंटल राइट, इसे हम ह्यूमन राइट ह्यूमन राइट कहते हैं, जो कि हमारे सिटीजन को गारंटी देता है कि कोई भी गवर्नमेंट आएगा वो आपका हक नहीं छीनेगा, आपसे नहीं ले सकता है। मैम सही है ना? क्या बताया भैया, राइट टू इक्वालिटी का बता रहे हैं? मैम फंडामेंटल राइट्स जो बताता है कि हमारे बेसिक राइट्स में, कि हमारे गारंटी देता है हमारे सिटीजन को कि कोई भी गवर्नमेंट आएगा वो उनसे हमारा हक नहीं लेगा। हाँ सही है। फिर आता है 14 to 18 में, जो कि राइट ऑफ इक्वालिटी होता है, जिसमें हमें इक्वल राइट सब सारे एम्प्लॉय और को मिलता है, एवरीवन हैव ए इक्वल राइट, और इक्वल अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, जिसमें ये आर्टिकल नंबर क्या बोल रहे हैं, 14? 14 में राइट ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, ठीक है। जिसमें जो कि एक लाइफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसमें जैसे कि हम जिसमें अगर कोई भी चीज फाइन लग रहा है, अगर 4 लाख मतलब 2 आदमी पे जो कि 4,000 या 4 लाख कमाता है, तो 4 लाख के लिए 1,000 फाइन देना नॉर्मल है, और जो 4,000 कमाता है उसके लिए मुश्किल है। तो इसमें यही राइट ऑफ आवाज बस नहीं अमेरिकन। कट क्या, आप लोग को भी सुनाई नहीं दे रहा? मैम नहीं सुनाई दे रहा है? यस मैम, दे रहा सुना। दे रहा है, बोलो। मैम इक्वली बिफोर लॉ नहीं बोले इस बात में। आगे बोल रहे आपको हैं कि ऐसे राइट बोलना ऑफ था स्वाति, कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैम हाँ आगे ठीक अभी है, बोल रहे हैं तो अमेरिकन बोल रही हो। कॉन्स्टिट्यूशन को समझा रही हूँ मैम। ठीक है, नहीं तो आपको ये बोलना था ना कि इक्वली बाय लॉ में भी 2 पार्ट आता है। ठीक है, तब आप बोलते इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो कि मैं अभी बता रही थी फाइन वाला,
कि अगर 4000 वाले व्यक्ति अगर 1000 फाइन देंगे तो उनको दिक्कत होगा, इसीलिए कि जो जितना मतलब जो जितना कर रहा है 1 उसको लाख उसी के ऊपर। 1000 तो आराम से दे देगा। मैम 4000 वाले के लिए बोल रही हूँ, थोड़ा दिक्कत सा होता है मैम, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। 4000 वाला तो 1000 दे ही देगा ना। मैम फिर उसको Yes, 3000 ma'am. बचेगा। अब मैं क्या बता एक मैम, आप आदमी जो बताएं एक एग्जाम्पल मैंने मत ना कहा जाओ। था कि एक आदमी ओ, 4000 कमाने वाला है, एक आदमी 4 लाख कमाने वाला है, जुर्माना लगा दिए 1 लाख का, तो 4 लाख वाला तो 1 लाख दे देगा, 4000 वाला कहाँ से 1 लाख देगा? तो इसी Yes, के ma'am. लिए आया फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और इसमें एक और है कि प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट जो भी है वो हमारे आंसरेबल नहीं होंगे जब तक वो उस पद पे या फिर उस ओहदे पे बैठे हुए हैं। जिस दिन वो वहां से हटेंगे उनके बाद उनसे क्वेश्चनिंग किया हे जाएगा। भगवान, हे भगवान, फिर पिछले क्लास में भी यही Exception. यही अटके थे आप। क्या हुआ वो मैम? एक्सेप्शन का पॉइंट बोल रहे हैं आप। Yes, मैम ma'am. वो तो मैं जोड़ Exception- रही हूँ ना। यस मैम। नहीं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पिछले क्लास में भी मैं यही टोकी थी आपको। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये बोल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वली बिफोर लॉ में सबको हम इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज जो एग्जांपल आप दिए कि जुर्माना जो लगा रहे हैं आप, तो ये तो इक्वालिटी हुआ नहीं, इसको तो हम इक्वालिटी बोलेंगे नहीं। 4000 वाले को तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसके लिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आया। वो क्या बोल रहा है कि जो लोग एक जैसे हैं उसको एक जैसे हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। जो रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करना है वो रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। एडल्ट अगर क्राइम करेगा तो एडल्ट को हम एडल्ट वाला देंगे, मतलब ज्यादा पनिशमेंट देंगे, ज्यादा सीवियर पनिशमेंट देंगे। लेकिन कोई Yes, बच्चा ma'am. वही क्राइम